हाय, दिस इज शमा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके नेचर और फीचर क्या होते हैं, साथ में उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. Business environment may be defined as the total surrounding which have a direct or indirect bearing on the functioning of business. It may also be defined as a set of external factors such as economic factors, social factors, political and legal factors, demographic factors, and technical factors, etc. are uncontrollable in nature and affects the business decisions of a firm. Simple words में हम ये बोल सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके जो बिजनेस में डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, उन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, ये सारे के सारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। दूसरा क्या है, ये जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल इन नेचर्स होते हैं। इन वाले फैक्टर्स को ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ना ही आप चेंज कर सकते हो, इसलिए इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स बोला गया है और साथ में अनकंट्रोलेबल इन नेचर भी बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स की ही हम बात करते हैं, वहाँ पे कोई भी इंटरनल फैक्टर्स नहीं आते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वही आपके अनकंट्रोलेबल नेचर्स होते हैं जिनको जो है कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। दूसरे हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसमें क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही इफेक्ट करते हैं या पर्टिकुलर कंपनी को ही इफेक्ट करते हैं, और कुछ जनरल फैक्टर्स होते हैं जो कि ओवरऑल आपकी इकोनॉमी या जो ओवरऑल आपकी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी को इफेक्ट करते हैं। तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब यह है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। कोई भी सिंगल फैक्टर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किसी एक फैक्टर के अंदर चेंज आता है तो साइड बाय साइड वो दूसरे फैक्टर को भी इफेक्ट करता है। अगर आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स में कोई चेंज आया है तो साइड बाय साइड सोशल फैक्टर्स भी आपकी कंपनी को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है डायनामिक। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को ये बोल सकते हैं कि जितने भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको आप सर्टेन नहीं कर सकते, आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो नेक्स्ट मूव है या फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। कौन सा फैक्टर आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट करेगा, किस रेशो में इफेक्ट करेगा, उसको स्टडी करना भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब ये होता है कि हर कंट्री में बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। इवन एक कंट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होते हैं वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है मल्टी फेस्टेड। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और इम्पोर्टेंस रखते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब वन बाय वन इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझते हैं। पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। Business environment is a sum of totals of all those factors, forces which are available outside the business and over which the business has no control. Business के outside जितने भी factors होते हैं और जिन factors पर business का कोई control नहीं होता है वो सारी चीज़ें जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी सच एज फोर्सेज, दैट इज़ वाई इट इज़ अ नेचर ऑफ टोटलिटी। ठीक है, टोटलिटी यहाँ पे इसलिए बोला गया है, ये वाला वर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो एक सिंगल फैक्टर है वो आपकी कंपनी को इफेक्ट नहीं करता है। अगर एक फैक्टर आपकी कंपनी को इफेक्ट कर रहा है तो साइड बाय साइड दूसरा फैक्टर भी ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। The forces present outside the business can be divided into two parts. जो फोर्सेज हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक, एक को कहते हैं जनरल। स्पेसिफिक मैंने आपको बताया है दोज फोर्सेज अफेक्ट्स द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज सेपरेटली।
जो फोर्सेस सिर्फ इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, उनको हम स्पेसिफिक फोर्सेस कहते हैं, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटिव फर्म, इन्वेस्टर एटसेट्रा। और जो फोर्सेस ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, आपकी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको इफेक्ट करते हैं, उनको हम जनरल फोर्सेस कहते हैं। दीज फोर्सेस अफेक्ट्स ऑल द फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज इक्वली, ठीक है, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स। के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटर रिलेटेडनेस। द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कोरिलेटेड। For example, suppose that there is a change in the import-export policy with the coming of a new government. एक नई गवर्नमेंट आई है जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज में आपके चेंजेस लेके आएगी. In this case, the coming of new government to the power and change in the import-export policies are political and economic changes respectively. Thus, change in the one factors affects the other factors. जैसे ही गवर्नमेंट में चेंज आया, जैसे ही पॉलिटिकल फैक्टर में आपका चेंज आया, साइड बाय साइड वहीं पे आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी चेंज आ गया और आपके लीगल फैक्टर्स में भी चेंज आ गया. इसलिए बोला गया है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक नेचर. एनवायरनमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड चेंजेस इन सम ऑफ अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस. यहाँ पे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी में चेंज होता रहता है, ये डायनामिक इन नेचर होता है. नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी. नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज दे कॉन्टिन्यू टू चेंज क्विकली. जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो कॉन्टिन्यूटी में चेंज होते रहते हैं, उनको आप सर्टेन नहीं कर सकते कि भाई वो कितनी रेशो में आपका जो बिजनेस है उसको इफेक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, in some industries like fashion, film, information technology, etc., it is almost impossible to predict the future trends. फैशन, फिल्म्स और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टाइम आपका नया कौन सा फैशन आने वाला है या फिर आपके जो कस्टमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो किस डायरेक्शन में चेंज होगी. ये बिल्कुल भी प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनसर्टेन बोला जाता है. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी. It is a complex in the sense that it is a very difficult to know the exact influence of a particular factor on the entity. कि आपके जो पर्टिकुलर फैक्टर है उसका एग्जैक्ट इन्फ्लुएंस कितना पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसको स्टडी करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है. ऑल द फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. Their individual effect on the business cannot be recognized. Thus, it is become difficult for the business to face them. सेम चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि एक फैक्टर का एक कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है उसको स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जितने भी जो फैक्टर्स हैं वो आपस में जो है इंटरलेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिविटी. Business environment is related to the local condition and this is the reason as to why business environment happen to be different in different countries and different even in the same country at different places. यहाँ पे बोल रहे हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो आपकी लोकल मार्केट, जो मार्केट की लोकल कंडीशंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है. इसलिए जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है. इवन एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट प्लेसेस पे भी डिफरेंट बिजनेस इन्वायरमेंट देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल, अब दिल्ली में अलग गवर्नमेंट है, आपकी हरियाणा में अलग गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि दोनों जगह बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, क्योंकि वहाँ के थोड़े से कुछ लॉ में चेंज होगा जो वहाँ की गवर्नमेंट लेके आई होगी और कुछ थोड़ा सा चेंज हमारे हरियाणा के लॉ में होगा जो कि हमारे गवर्नमेंट ने रखा होगा. ठीक है, तो इसलिए ये बोलते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर प्लेस का, हर कंट्री का अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया the Honda Activa 7G is expected to launch by mid 2022, whereas in the USA 10G scooters are being launched. Last feature आता है multifaceted. This term implies having many different parts or sides. यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि एक फैक्टर के ना डिफरेंट फेसेस होते हैं. किसी कंपनी के लिए वो एज अ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और किसी कंपनी के लिए वो एज अ थ्रेट क्रिएट करते हैं. ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी, uncertainty and dynamism of a business environment, there are a continuous change in its shape,
character or scope. The perception of the observer is very important as to new change or development may bring opportunity to the one but may be a threat to the others. जो आपके बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये उनके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको वो एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं या फिर एज ए थ्रेट लेते हैं, किस तरीके से वो उनके ऊपर स्ट्रेटजीज बनाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। द कोविड-19 हैज़ शिफ्टेड ऑफलाइन टू ऑनलाइन लर्निंग। जब आपका कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, तो जितने भी जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट थे, स्कूल थे या फिर आपके कॉलेजेस थे, वो ऑनलाइन लर्निंग में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, इट हैज़ ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर द एजुकेशनल टेक प्लेयर्स। जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए एक बूस्ट मिला था, जैसे कि गो लीगल हो गया, अनअकैडमी हो गया, एक्सेट्रा। इनके लिए क्या हुआ था, ई लर्निंग जैसे ही आया उनके प्लेटफॉर्म को बूस्ट मिला, लोग उनके प्लेटफॉर्म से ज़्यादा पढ़ने लग गए। वहीं पे ऑन द अदर हैंड इन लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी आ गई, साइड बाय साइड दूसरे लोगों के लिए ये थ्रेट बन गया। कैसे? इट हैज़ क्रिएटेड अ थ्रेट ऑन द पीपल एंगेज इन कैंटीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ स्टूडेंट एक्सेट्रा। वहीं पर जो लोग स्कूल में कैंटीन्स लगाते थे, जो बस ड्राइवर थे, जो बच्चों को लेके जाते थे, रिक्शे वाले थे, उनके लिए एक थ्रेट बन गया। क्यों? क्योंकि जो उनके लिए अर्निंग का स्कोप था वो खत्म हो गया था। तो वहीं पे यही बोल रहे, देखो एक ये फैक्टर था, एक एक्सटर्नल फैक्टर आया, किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी बन गया और किसी के लिए वो थ्रेट बन गया। तो ये थे हमारे सारे फीचर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंस मैंने बताई है, लेकिन आप इन 7 इंपॉर्टेंस में से आप 8, 9, 10 इंपॉर्टेंस भी निकाल सकते हो अगर आपको रिटर्न में लिखना है। पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे ही आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूटी में स्टडी करते हो तो आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज आ जाता है। जो सबसे पहले स्टडी करेगा उसको सबसे पहले एडवांटेज मिल जाएगा। दूसरा है कस्टमर फोकस। तीसरा है अर्ली वार्निंग सिग्नल। जैसे ही आप कॉन्टिन्यूटी में बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो और इन केस कोई थ्रेट आ रहा है, कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो कि आपकी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, तो आप फटाफट से उसके लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हो और उस थ्रेट को ओवरकम कर सकते हो। नेक्स्ट है चेंज एजेंट, स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेशन, पब्लिक इमेज एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अब 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इट इज रेटेड विद द डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटीज। अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट हेल्प एंड एंटरप्राइजेज टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैम टू द कॉम्पिटिटर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी कंपनी या जो भी इंडस्ट्री बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्टडी करती रहती है तो उनके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। जैसे ही कोई मार्केट में इंफॉर्मेशन आई और जिस इंडस्ट्री ने उसको सबसे पहले ग्रैब कर लिया, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज बना ली, टेक्निक बना ली, तो उन्होंने उस मार्केट के शेयर को ग्रैब कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मारुति सुजुकी बिकम्स द लीडर इन अ स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द स्मॉल कार on account of rising petroleum prices and large middle class range। जैसे ही मारुति सुजुकी ने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करा तो उनको पता चला कि हमारे इंडिया में जो है मिडिल क्लास रेंज ज़्यादा है, एक तो दूसरा पेट्रोलियम प्राइसेस भी टाइम टू टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको स्मॉल कार की ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो स्मॉल कार की ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम स्मॉल कार बनाएं जो कि एक फैमिली कार भी होगी और जो कि मिडिल क्लास के जो रेंज के जो पीपल हैं, जो फैमिलीज हैं, वो उनको अफोर्ड कर पाएगी। इसलिए आज आप देखते हो कि मोस्टली 60 to 70% घर में आपको मारुति सुजुकी कंपनी की जो कार है मिल जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कस्टमर फोकस। Environmental understanding makes a management sensitive to the changing needs and expectations of the consumer। जब आप कॉन्टिन्यूटी में बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपका जो कस्टमर है उनकी क्या नीड है, क्या उनके प्रेफरेंस में, उनके टेस्ट में क्या चेंज आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर लेते हो। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है HUL and several other FMCG companies launched small sachets of a shampoo and other products realizing the wishes of the customer. These move help the firms to increase sale। अब कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको डेली में सिर्फ थोड़ा सा शैम्पू चाहिए होता है यूज़ करने के लिए, तो
उस उनके नीड्स को देखते हुए जो बहुत से डव है, सनसिल्क है, इन्होंने क्या करा, अपने छोटे छोटे जो सैशे हैं वो लॉन्च कर दिए जो कि 1 रुपया 2 रुपये में आते हैं। अब क्या होता है कि जो कस्टमर है उसको लेने से पहले सोचता भी नहीं है और उनके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। एक कस्टमर वहाँ पे 300 रुपये की बटर खरीद रहा है, वहीं पे एक कस्टमर डेली अगर 2 रुपये की एक शैशे खरीद लेता है तो उसको वो इतना हैवी फील नहीं होता। इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी है उन्होंने कस्टमर की नीड्स को पहले आइडेंटिफाई करा, फिर उसको फिलफिल करा। साथ में क्या हुआ, इससे उनकी जो है सेल भी वो भी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। Environmental awareness serve as the early warning signals. It makes a firm aware of the impending threats or crises so that the firm can take timely actions to minimize the adverse effect if any. अर्ली वार्निंग सिग्नल का मतलब यह है कि जब आप कॉन्टिन्यू में आप अपने एनवायरमेंटल को स्कैन करते हो, आप स्टडी करते हो, तो अगर कोई भी मार्केट में थ्रेट आ रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट बन सकती है, तो आप उसके लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हो और उसको ओवरकम कर सकते हो या फिर आप मिनिमाइज कर सकते हो। इसलिए बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है चेंज एजेंट। बिजनेस लीडर एक्ट एज अ एजेंट ऑफ चेंज। दे क्रिएट अ ड्राइव फॉर चेंज एट द ग्रोस रूट लेवल। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एज अ चेंज एजेंट की तरह काम करते हैं कि जैसे मार्केट में कोई भी सिचुएशन आई तो फटाफट से उनको डिसीजन लेना होता है। तो अपने डिसीजन को जल्दी से जल्दी लेने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी जो अथॉरिटी है या जो पावर है अपने स्टाफ के साथ डेलीगेट कर देते हैं, उनके साथ आप शेयर कर देते हैं ताकि क्या हो, आप जल्दी से जल्दी उस डिसीजन को ले पाओ। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट। जब आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, तो आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे क्या होता है वो आपको एज अ बेस काम करती है ताकि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना पाओ। स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल enables the organization to analyze its competitor strategies and thereby formulate effective counter strategies। इससे क्या होता है, इसको आपको हेल्प होती है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है ताकि आप उनको अच्छा कंपटीशन देने के लिए काउंटर स्ट्रेटेजीज इजीली बना सको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है पब्लिक इमेज। अ बिजनेस फर्म कैन इम्प्रूव इट्स इमेज बाय showing that it is sensitive to its environment and responsive to the aspiration of public. Leading firms like Reliance Industries, ICICI Bank, other have built good image by being sensitive and responsive to the environmental forces. Environmental understanding enables the business to be responsive to their environment. यहाँ पे ये बोल रहे हैं जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं अगर वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती हैं, अपने डिसीजंस में चेंज लाती हैं, अपने स्ट्रेटजीज में चेंज लाती हैं, तो उनकी जो है पब्लिक इमेज एक अच्छी पब्लिक इमेज बन जाती है, उनकी गुडविल इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस सर्व्स एज अ broad based and ongoing education for the business executive. बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए एक ongoing एजुकेशन होती है क्योंकि इनको कॉन्टिन्यूसली में ही बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है ना कि आपने 1 महीने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करा, फिर आपने 6 मंथ का रेस्ट ले लिया, उसके बाद आप फिर बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, यहाँ पे हमेशा चेंजेस होते ही रहते हैं। तो ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो कॉन्टिन्यूटी में बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहें सो दैट इट कीप्स देम इन टच विद चेंजिंग सिनेरियो। उनको पता चलता रहे कि किस टाइप का सिनेरियो मार्केट के अंदर फॉलो किया जा रहा है। नॉलेज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट कैन कीप द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक इन इट्स अप्रोच। तो ये सारी इंपॉर्टेंस थी बिजनेस एनवायरनमेंट की। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आएगा। स्टिल कोई डाउट है ना आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।